हजरात 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 इतना फैक्ट मारेंगे पूरा पटना धुआं धुआं हो जाएगा। नमस्कार। आज हम वनडे एग्जाम में देखेंगे कि जीएस की तैयारी कैसे करें, जीएस में कैसे पढ़ें कि ताकि चीज़ें हमें एग्जाम हॉल तक याद रहें। आइए देखते हैं और आपको बताते हैं सिंपल तरीके से किस तरह से जीएस को कवर करना है। एग्जाम कई है, बीपीएससी है, यूपीपीसीएस है और बहुत सारे स्टेट पीसीएस के एग्जाम होते हैं। और आपका एसएससी का भी एग्जाम है। पहले का ज़माना अलग था जब एसएससी में मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश का जलवा हुआ करता था। अब एसएससी वो ज़माना नहीं रहा। अब एसएससी में आप जीएस को इग्नोर करेंगे तो आप टियर 1 में ही बाहर हो जाएंगे। जैसे जीएस को फैक्ट को खोपड़िया में एडजस्ट करने का तरीका होता है, पागल की तरह रटेंगे, एग्जाम हॉल में आप कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे। देखिए, जीएस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि आपको सबसे पहले स्टैटिक जीएस हो या करंट अफेयर हो, कुछ भी हो, आपके दिमाग में मैप नाचना चाहिए। आपको पता रहना चाहिए कि ये वर्ल्ड का मैप है। अगर आपको पूछा ऑस्ट्रेलिया तो आपका ध्यान यहाँ पे जाना चाहिए। कोई कहता है कि कनाडा तो आपका ध्यान यहाँ पे जाना चाहिए, नहीं कि कनाडा बोला आप कनाडा को यहाँ पे खोज रहे हैं। ये वर्ल्ड मैप में पढ़ाया जा चुका है आपको, इसीलिए जो नहीं पिछला क्लास किए हैं देख लेंगे इसको ध्यान से। अब देखिए, मैप पढ़ेंगे तो आपको क्या फ़ायदा होगा? मैप से कई फ़ायदा है। मैप अगर आपको अच्छे से आ रहा है, वर्ल्ड और इंडिया का मैप, तो आप हिस्ट्री में आपको बहुत फ़ायदा होगा, ज्योग्राफी में आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपको करंट अफेयर में फ़ायदा होगा, ठीक, और आपको पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन में भी फ़ायदा होगा। तो इसीलिए आपके दिमाग में वर्ल्ड मैप रहना चाहिए। हमेशा आपको पता रहना चाहिए वर्ल्ड मैप। कोई बोले कि ऑस्ट्रेलिया तो आपका दिमाग यहाँ जाना चाहिए, कोई न्यूजीलैंड बोले तो आपका दिमाग यहाँ पे जाना चाहिए, नहीं कि न्यूजीलैंड को आप यहाँ पे मेडागास्कर के पास खोज रहे हैं। तो जीएस को सही करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आपके खोपड़िया में दुनिया, देश दुनिया का नक्शा घूमना चाहिए। आइए अब आगे चलते हैं। ये तो हो गया मैप पोर्शन का बात। आइए अब आपको खुराफात करके दिखाते हैं। जीएस में आप खुराफाती होना पड़ेगा, तभी चीज़ें आपको याद रह पाएंगी। अब देखिए, जीएस में चलिए सबसे पहले हिस्ट्री पे चलते हैं, हिस्ट्री को देखते हैं। अब हिस्ट्री में हम आएंगे तो हिस्ट्री में मेनली देखा जाता है कि तारीख को कैसे याद रखें, तिथियों को कैसे याद रखें। जनरली याद नहीं रह पाता है, बहुत सारा चीज़, बहुत सारा इतिहास में युद्ध हुआ है, कई सारे घटनाक्रम है, तो वो जनरली याद नहीं रह पाता है। लेकिन अगर उस चीज़ को आप सिस्टम से याद रखेंगे तो चीज़ें आपके ज़हन में रहेंगी और एग्जाम हॉल तक आपका साथ देगी वो चीज़ें। अब इतिहास में ज़्यादा डेट मुझे खुद भी याद नहीं रहता है, लेकिन 1-2 डेट आप याद रखिए अच्छे से और उसके थ्रू देखिए मैं आपको खुराफात करके दिखाता हूँ कैसे कनेक्ट करते हैं चीज़ों को। सबसे पहले देखिए, हिस्ट्री में आपको याद क्या रखना है, डेट का अगर हम बात कर लें, इतिहास में तारीखों को कैसे याद रखेंगे, तो आप सेंटर पे रखेंगे 1857 को। ये ईस्वी आप अपने ज़हन में याद रखेंगे। अब इसमें क्या हुआ नहीं हुआ आगे देखेंगे। एक डेट, 1 मिनट, थोड़ा सेंटर पे आपको रखना है 1857 को। किसको? 1857 को। एक डेट आपको याद रखना है 1915, ठीक। एक डेट याद रखना है आपको 1498 ईस्वी का। एक डेट आपको याद रखना है 1885, ठीक। और एक डेट याद रखना है 1947। ये डेट याद रखना है और आपके दिमाग में दुनिया का नक्शा हमेशा डोलते रहना चाहिए। अब आइए इसी 4-5 डेट के आधार पे हम आपको दिखाते हैं कि कैसे खुराफात किया जाए, चीज़ें कैसे हमें याद रहेगी। अब देखिए, 1857, जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? स्वतंत्रता संग्राम 1857। वीर कुंवर सिंह, झांसी की रानी, जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, मंगल पांडे, सब ये कब? यही 1857 के संग्राम से रिलेटेड है। तो इसको रखेंगे हम सेंटर पे और इससे मिलता जुलता 4-5 डेट को कनेक्ट करेंगे। इतना ही ईस्वी को याद रखना है और ज़्यादा नहीं याद रखना है, ठीक। तो ये तो भारतीय स्वतंत्रता की प्रथम लड़ाई संग्राम, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम विद्रोह या लड़ाई, जो भी कह लीजिए, राष्ट्रीय लड़ाई यही है 1857। तो इसको सेंटर में रखना है, ठीक। अब आ जाइए इसको देखते हैं। 1498, 1498 में क्या हुआ था कि वास्को डी गामा जो है कहाँ से चला था? पुर्तगाल से। पुर्तगाल कहाँ पे है? यहाँ पे, ये अटलांटिक को टच करता हुआ, ये जैसा कि जानते हैं आप भूमध्य सागर है, तो यहाँ से चला था वास्को डी गामा। यहाँ होते 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 यहाँ पहुंचा था इंडिया, कालीकट। केरल में एक जगह है कोझिकोड। कौन सा जगह है? कोझिकोड। उस जमाने में 1498 में इसी कोझिकोड का नाम हुआ करता था कालीकट और यहीं पे पहुंचा था वास्को डी गामा पहली बार। तो वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं की थी, भारत कोई छुपा हुआ था, भारत की खोज करेगा। उसने भारत पहुंचने के रास्ते का खोज किया था। कब? 1498 ईस्वी में। तो यहाँ पहुंचा कालीकट के तट पे। कालीकट को आज क्या कहते हैं? कोझिकोड। कालीकट को आज जाना जाता है किस नाम से? कोझिकोड के नाम से। अब देखिए, 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा पहुंचा, इसी से कनेक्ट करेंगे दूसरे चीज को। एक
बहुत बड़ी कृष्ण भक्त संत हुई मीराबाई। कई एग्जाम में पूछ दिया जाता है मीराबाई का जन्म कब हुआ, तो देखिए मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में हुआ था, यानी जिस साल वास्को डिगामा कालीकट के तट पे पहुंचा उसी साल जन्म किसका हो रहा है, मीराबाई का। अब देखिए इसी से 100 साल पहले यानी 1398 में भी कुछ हो रहा है। 1398 ईस्वी में जन्म हो रहा है एक और संत थे कबीरदास, कहत कबीर सुन भाई साधो। तो यही कबीरदास का जन्म कब हो रहा है, 1398। तो यहाँ से कनेक्ट करेंगे, 100 साल पीछे जाएंगे, ठीक। और इसी साल जिस साल कबीर साहब का जन्म हुआ इसी साल एक खूंखार आक्रमणकारी था। एक खूंखार आक्रमणकारी था, उसका नाम क्या था, तैमूर लंग। और इस तैमूर लंग ने दिल्ली पे आक्रमण कर दिया। कहाँ पे आक्रमण कर दिया, दिल्ली पे। कब, 1398 ईस्वी में। आप डायरेक्ट याद रखेंगे, आप भूल जाएंगे। आपको जैसा कि मैंने बताया है कि ये डेट याद रखेंगे सेंट्रल पे, और इसके इर्द गिर्द आप 4-5 डेट याद रखेंगे, ये और ये वास्को डिगामा जब भारत आया था। जिस साल वास्को डिगामा पहली बार भारत आया था उससे ठीक 100 साल पहले क्या हो रहा है, कबीरदास का जन्म हो रहा है। और उसी साल तैमूर लंग आक्रमण कहाँ कर रहा है, दिल्ली पे। और दिल्ली पे जिस साल आक्रमण कर रहा है 1398 में, तो यहाँ पे किसका शासन था, तुगलक वंश का। दिल्ली सल्तनत के अंदर शासन किसका चल रहा था, तुगलक वंश का। तो कहत कबीर सुन भाई तैमूर, तुगलक को मत थूर। तो जिस साल कबीरदास का जन्म हुआ उसी साल तैमूर दिल्ली पे आक्रमण किया, तुगलक वंश को तहस नहस कर दिया। कई किताबों में 1440 भी जन्म तिथि मिलेगा आपको कबीर साहब का, लेकिन आपको मेनली यही डेट ऑथेंटिक माना जाता है, 1398। ऑप्शन के अनुसार आप देख लेंगे, अगर ऑप्शन में दोनों एक साथ नहीं आएगा, ये डेट दोनों एक साथ नहीं आएगा, कोई एक ही आएगा। तो इस तरह से आप इसको कर लेंगे। कनेक्ट करना सीखिए, हिस्ट्री में तारीख को कैसे कनेक्ट करना है। तो ये काम इसका खत्म हो गया। अब आइए दूसरे जगह पहुंचते हैं, चलते हैं 1885 पे। आपको याद होगा 1885 में क्या हुआ था, तो कांग्रेस की स्थापना। किसकी स्थापना, कांग्रेस। अब कांग्रेस के संस्थापक कौन है, प्रथम अध्यक्ष कौन है, पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, ये सब जब हम डिटेल में पढ़ेंगे कांग्रेस अधिवेशन के बारे में तो वहां देख लेंगे। फिलहाल आप देखिए चीजों को कैसे कनेक्ट करते हैं वो सीखिए। कांग्रेस का स्थापना कब हुआ, 1885 में। कांग्रेस से ठीक एक साल पहले पैदा ले रहे हैं कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1884 में जन्म किनका हो रहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हो रहा है। और ये हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे, आपको बताना नहीं पड़ेगा, ये सब चीज आप जानते हैं। कब, 1884 में, यानी डॉक्टर राजेंद्र बाबू कांग्रेस से एक साल बड़े थे। कितने साल बड़े, एक साल बड़े। अब 1884 में जन्म हुआ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। अब इससे ठीक 100 साल बाद क्या हो रहा है, देखिए 1884 में ठीक, यानी ये 1984, 100 साल तो 1984 हो जाएगा ना। इससे ठीक 100 साल बाद जब राजेंद्र बाबू का जन्म हुआ, तो एग्जैक्ट 100 साल बाद क्या हो रहा है, भोपाल ट्रेजेडी, भोपाल गैस ट्रेजेडी हो रहा है। भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुआ था, भोपाल गैस ट्रेजेडी, तो 3 दिसंबर 1984, सर्द रात थी। और भोपाल में एक फैक्ट्री थी यूनियन कार्बाइड की, जिसमें से मिग गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड रिसना शुरू हुआ, और इस हादसे में कई लोगों की जान चली गई थी। कब, राजेंद्र बाबू का जन्म कब है, 3/12/1884। कनेक्ट कीजिए डेट को, देखिए कैसे कनेक्ट हो रहा है। 1885 में कांग्रेस का जन्म हो रहा है, और उससे एक साल बड़े हैं कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उससे 100 साल बाद क्या हो रहा है, एग्जैक्ट 100 साल बाद हो रहा है भोपाल गैस ट्रेजेडी, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस कहाँ से निकला था, यूनियन कार्बाइड के फैक्ट्री से, ठीक है। और इसी पे भोपाल गैस ट्रेजेडी जो है, इसी पे एक वेब सीरीज भी आई है। वेब सीरीज का नाम क्या है, रेलवे मैन, द रेलवे मैन। और इस वेब सीरीज में इरफान खान का बेटा बाबिल खान एक्टर है, के मेनन है, और कई सारे एक्टर हैं, बेजोर एक्टर। जब भी मौका मिले आप देख सकते हैं इसको, बहुत बेहतरीन वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज से आपको पता लगेगा कि 3 दिसंबर 1984 को कितना दर्दनाक हादसा हुआ था, कहाँ पे, भोपाल में। तो ऐसे कनेक्ट करना है इसको, ठीक। अब आइए आगे बढ़ते हैं, अब कहाँ पहुंचना है हमें, अब 1915 पे चलना है। तो चलिए एक अगले पेज पे चलते हैं, आइए। सेंटर में जैसे कि मैंने कहा कि आपके दिमाग में हमेशा ये रहना चाहिए 1857। तो 1857 है आपके दिमाग में। दूसरा जो मैंने आपको याद रखने कहा था, ये 1915। 1915 में ऐसा क्या हुआ था, तो 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से, यहाँ दक्षिण अफ्रीका है, यहाँ से परमानेंटली आ गए थे, कहाँ, इंडिया। कब, 1915 में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में
स्वतंत्रता की लड़ाई वहाँ भी लड़ रहे थे अंग्रेजों से। अंग्रेजों ने वहाँ भी बहुत भारतीयों और एशियाई मूल के लोगों को बहुत टॉर्चर कर रखा था, बहुत अत्याचार करते थे। तो गांधी जी गए कब थे? 1893 में गए थे भारत से दक्षिण, यहाँ से गए थे 1893 में, ठीक। और वहाँ 21 साल रहने के बाद इंडिया वापस लौट आए थे कब? 1915 में। अब जब गांधी जी लौट आए थे 1915 में, तो आइए गांधी जी से रिलेटेड फैक्ट को देखिए कैसे याद करेंगे। स्कूल के दिनों में पढ़ाया जाता है कि 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? पोरबंदर में। कब? तो 2 अक्टूबर को। 1869 ही ये वो साल है जिस साल एक अंग्रेज ये उर्दू के बहुत बड़े शायर हैं मिर्जा गालिब। कौन? मिर्जा गालिब। तो मिर्जा गालिब 1869 में चले गए ऊपर, अल्लाह को प्यारे हो गए। कौन? गालिब। चचा गालिब गए ऊपर और गांधी जी आए नीचे धरती पे, ठीक। तो गालिब का जिक्र मैंने क्यों किया? क्योंकि पूछ दिया जाता है एग्जाम में कभी कभी आपसे कि उर्दू का वो कौन सा शायर है जिसने 1857 के क्रांति को देखा था। तो 1869 में गालिब जा रहे हैं अल्लाह के पास। कितना साल का डिफरेंस है? 57, 67, 2, 12 साल का, ठीक। तो गालिब के मरने से ठीक 12 साल पहले 1857 की क्रांति हो रही है। तो गालिब जिंदा ही होंगे, 90-80 साल के एज में मरे होंगे। तो 70-75 साल के होंगे जब 1857 की क्रांति हो रही होगी, तो गालिब ने देखा होगा। तो इस तरह से आप उसका आंसर देंगे, ठीक। तो ये पॉइंट यहाँ से हो गया। गालिब गए ऊपर, गांधी आए नीचे कब? 1869 में। अब जब गांधी जी के पास पहुंच ही गए हैं तो देख लीजिए गांधी जी का जन्म ये हो रहा है। गांधी जी कब जा रहे हैं दक्षिण अफ्रीका में दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने? 1893 में। कब जा रहे हैं? 1893 में। 1893 में गांधी जी जा रहे हैं दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने दक्षिण अफ्रीका, यहाँ से, ठीक। और सिर्फ गांधी जी नहीं जा रहे हैं इस साल 2 लोग भारत से बाहर जा रहे हैं, 2 लोग भारत के अंदर आ रहे हैं। गांधी जी तो जा ही रहे हैं और गांधी जी के साथ 1893 में कौन जा रहे हैं? गांधी जी जा रहे हैं कहाँ? ये जा रहे हैं दक्षिण अफ्रीका। और जा रहे हैं एक विवेकानंद। लेकिन विवेकानंद कहाँ जा रहे हैं? ये जा रहे हैं शिकागो, अमेरिका में। शिकागो कहाँ पे है? ये रहा आपका, यहाँ पे इसके आसपास शिकागो है। क्योंकि यहाँ पे है ग्रेट लेक्स, अमेरिका की बृहत झीलें या महान झीलें या ग्रेट लेक्स जिसको बोला जाता है, वो इस जगह पे है और यहीं पे है शिकागो। तो वहां जा रहे हैं विवेकानंद। तो ये 2 देश के बाहर जा रहे हैं। कौन? गांधी जी और विवेकानंद। कब? 1893 में। अब देखिए कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है विवेकानंद का जन्म कब हुआ, तो ऐसे आप याद रखिएगा, याद नहीं रहेगा डायरेक्ट। तो देखिए खुराफात तरीके से कैसे याद रखेंगे। 1893 में शिकागो अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में भाषण देने के लिए विवेकानंद गए। कहाँ से गए? भारत से। (1893) में विवेकानंद जा रहे हैं भारत से शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए। जिस साल ये गए थे भाग लेने के लिए, तो उनकी आयु कितनी है उस साल? 30 साल। तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं 30 साल एज हो रही है 1893 में, तो जन्म कब हुआ होगा? 1863 में। तो विवेकानंद गांधी जी से कितने साल बड़े? 6 साल बड़े, क्योंकि विवेकानंद का आयु कितना है? 30 इस टाइम। और गांधी जी का जन्म कब हो रहा है? 1869 में। तो गांधी जी से विवेकानंद 6 साल बड़े हैं, या गांधी जी स्वामी विवेकानंद से कितने साल छोटे? 6 साल छोटे हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे चीज़ों को कनेक्ट कैसे किया जाता है। और जैसा कि मैंने बताया था कि 2 लोग वापस भी आ रहे हैं, तो कौन कौन वापस आ रहे हैं 1893 में इंडिया? एक तो वापस आ रहे हैं और एक पहली बार कोई आ रही है। यहाँ इंग्लैंड है, इंग्लैंड से पढ़ाई करके लौट रहे हैं कौन? अरबिंदो घोष। लेकिन ये इधर से नहीं आएंगे, ये आएंगे आपको स्वेज नहर होते हुए। अरबिंदो घोष यहाँ से चलेंगे इधर इधर स्वेज नहर होते हुए पहुंच रहे हैं इंडिया। और यहाँ न्यूयॉर्क से चलेगी एनी बेसेंट, एनी बेसेंट न्यूयॉर्क से होते हुए इसी रूट से होते हुए पहुंच जाएगी इंडिया। तो 2 लोग 1893 में बाहर जा रहे हैं। कौन? गांधी जी और विवेकानंद। गांधी जी जा रहे हैं दक्षिण अफ्रीका और स्वामी विवेकानंद जा रहे हैं कहाँ? शिकागो अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए। और 2 लोग कौन कौन आ रहे हैं? एनी बेसेंट, ठीक, और एक अरबिंदो घोष। कब? 1893 में ही। तो जब डिटेल हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर में तो वहाँ इनको और अच्छे से कनेक्ट करना सिखाएंगे। अभी बस एक झलक दिखला रहे हैं, टेलर देखिए कि चीज़ों को हिस्ट्री में कैसे कनेक्ट करना है। तो ये हो गया। अब देखिए, अब गांधी जी का बात चल ही रहा है तो और देखिए आपको दिखाते हैं जादू। 1869 में जन्म हो रहा है किनका? गांधी जी का। 1869
वाज द बर्थ ईयर ऑफ महात्मा गांधी। अब गांधी जी का सोचिए, गांधी जी के जन्म के 100 साल बाद क्या हो रहा है, कितने साल बाद, 100 साल बाद, आफ्टर 100 ईयर, 100 साल बाद यानी 1969। ये ईस्वी काफी मायने रखता है क्योंकि इस साल बहुत कुछ हो रहा है। देखिए क्या क्या हो रहा है इस साल। एक तो बापू के बर्थडे का 100 साल, 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ, और महात्मा गांधी के जन्म के ठीक 100 साल बाद क्या हो रहा है, इसरो का गठन हो रहा है। हमारा प्यारा इसरो जो चंद्रयान को भेजता है, और हमारे लिए पूरे दुनिया में प्राउड का बात होता है कि इसरो सबसे कम कीमत पे चंद्रयान को चांद पे भेजता है। इसी साल क्या हो रहा है, 1969 में ही, यानी बापू के जन्म के 100 साल बाद चांद पे पहली बार कोई उतरा है। कौन उतरा है, नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन। कब, 1969 में। इसी साल क्या हो रहा है, कौन कौन, नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन उतर रहा है चांद पे। कब, 1969 में। इसी साल पहली बार भारत में क्या हो रहा है, फर्स्ट टाइम बैंकों का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। कितने बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो 14 बैंक का पहली बार। कब, 1969 में। गांधी जी के जन्म के ठीक 100 साल बाद क्या हो रहा है, ये घटना हो रहा है। और एक चीज क्या हो रहा है, 1969 से ही इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज मिलना शुरू हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि 6 क्षेत्रों में, इन द 6 एरिया नोबेल प्राइज आर गिवन। तो इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज मिलना शुरू कब से हो रहा है, 1969 से। जबकि बाकी 5 क्षेत्र जो है उसमें 1901 ईस्वी से ही नोबेल प्राइज दिया जा रहा है। तो देखिए गांधी जी के जन्म के 100 साल बाद क्या क्या हो रहा है। एक तो इसरो हमारा बन रहा है, नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन उतर रहे हैं कहाँ, चांद पे पहली बार। और इसी साल जो है पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो रहा है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, नेशनलाइजेशन ऑफ 14 बैंक। कब, 1969 में। और इसी साल से इकोनॉमिक्स का क्या मिल रहा है, नोबेल प्राइज मिलना शुरू हुआ है। कब से, तो ये 1969 से। तो चीजों को ऐसे आप कनेक्ट करेंगे, ठीक। तो गांधी जी से चीजों को ऐसे कनेक्ट करेंगे। 1915 में लौट के आए थे कहाँ, अफ्रीका से चले थे और पहुंच गए थे इंडिया। कब, 1915 में गांधी जी। और गांधी जी जब लौट के आए थे तो कहाँ उतरे थे, बम्बई में। और उस टाइम बम्बई का गवर्नर कौन था, बम्बई का गवर्नर था बेलिंगटन। तो गांधी जी जब आए यहाँ बम्बई के तट पे उतरे तो उन्होंने फोन लगाया बेलिंगटन को, बोले स्वागत नहीं करोगे हमारा। बेलिंगटन ने बोला बापू आई एम बिजी इन द कांग्रेस सेशन, कांग्रेस के अधिवेशन में मैं बैठा हुआ हूँ, मैं नहीं आ सकता हूँ आपको रिसीव करने। तो आपसे एग्जाम में कभी कभी पूछ दिया जाता है कि भारत का कौन सा वाइसराय या गवर्नर जनरल कांग्रेस के अधिवेशन में सम्मिलित हुआ था, कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था। तो इसी से 1915 से ही कनेक्ट करके रखेंगे। 1915 में बम्बई में हो रहा था कांग्रेस का अधिवेशन, और गांधी जी पहुंचे थे इसी साल इंडिया। और इस साल बम्बई में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है, और बम्बई का गवर्नर कौन, लॉर्ड बेलिंगटन, जो बाद में भारत का वाइसराय बना। तो इसीलिए आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि भारत का कौन सा वाइसराय या गवर्नर जनरल कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुआ था, तो वो कौन था, लॉर्ड बेलिंगटन था। ठीक, जब गवर्नर का हम देखेंगे डिटेल में तो वहां देख लेंगे लॉर्ड बेलिंगटन कब शामिल हुआ था, 1915 में कांग्रेस के अधिवेशन में। वो अधिवेशन कहाँ हो रहा था, बम्बई में हो रहा था। और उसी साल गांधी जी अफ्रीका से कहाँ आ गए थे, इंडिया परमानेंटली। तो एक ये बात इस तरह से आप कनेक्ट कर लेंगे। और गांधी जी से रिलेटेड कई चीज पूछी जाएगी, हर चीज आप अलग अलग करके याद रखेंगे तो याद नहीं रह पाएगा। तो इसीलिए हिस्ट्री में डेटों को कनेक्ट करके याद रखेंगे, कनेक्शन बनाना सीख जाएंगे तो चीजें इजी रहेगी। आपको पूछ दिया जाता है कि गांधी जी कब कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, डायरेक्ट इस भी याद नहीं रहेगा, सिंपल सा तरीका है। कब बने थे नहीं पता, याद नहीं है, लेकिन जब इंडिया आए थे उसके 9 साल बाद बन गए थे। तो इसमें 9 जोड़िएगा तो कितना, 1924। 1924 में बन गए थे गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष। और वो अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, बेलगांव, कर्नाटक में एक जगह है, उसका क्या नाम है, बेलगांव। आज जिला है, डिस्ट्रिक्ट है बेलगांव। और आज इसी बेलगांव के लिए लड़ाई हो रहा है महाराष्ट्र और कांग्रेस के बीच में। तो इस तरह से चीजों को आप कनेक्ट करेंगे, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ इस तरह से याद रखेंगे। और इससे रिलेटेड कई फैक्ट जब कांग्रेस अधिवेशन पढ़ाएंगे तो उसमें देख लेंगे बाकी फैक्ट को। पूछ दिया जाता है कि 1924 में कौन अध्यक्ष कांग्रेस का, तो गांधी जी। आने के 9 साल बाद अभी ना बताया आपको। और इसके ठीक 1 साल बाद 1925 में कौन अध्यक्ष, सरोजनी नायडू। कौन, सरोजनी नायडू। चलिए यहाँ तक आ ही गए तो एक बात बता ही देते हैं। तो कांग्रेस का अधिवेशन 1885 में कांग्रेस स्थापना हुआ था, और यहाँ से अधिवेशन कांग्रेस का होना शुरू हुआ। कांग्रेस का पहला अधिवेशन जैसा कि आप जानते हैं कहाँ पे हुआ था, बम्बई में, जो आज मुंबई है, से लेकर 1947 तक, यानी आजादी तक, 48 मान लीजिए, आजादी के 1 साल बाद तक कांग्रेस अधिवेशन जितना भी हुआ उसमें 3 ही महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी है। एक एनी बेसेंट, एक सरोजनी नायडू, एक कौन,
तो इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका है, देखिए इसमें भी रिदम है, रिदम को समझिए। हिस्ट्री में कुछ नहीं है, डेट आसानी से याद होगा अगर आप तरीके से याद करेंगे तो। जब गांधी जी 1917 में 1915 में आए, 1917 में चंपारण शुरू किए। कब शुरू किए? 17 में चंपारण। तो इस समय कांग्रेस की अध्यक्ष बन रही है कौन? एनी बेसेंट। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन? एनी बेसेंट। कब बनी है? जब गांधी जी 1917 में चंपारण कर रहे हैं तब बन गई है एनी बेसेंट अध्यक्ष। इसके ठीक 8 साल बाद यानी 1925 में अध्यक्ष बन गई है महिला अध्यक्ष कौन? सरोजिनी नायडू। और इसके ठीक 8 साल बाद यानी 1933 में अध्यक्ष बन रही है महिला कौन? नलिनी सेनगुप्ता। और कांग्रेस का जो ये 1917 का अधिवेशन है ये कहाँ पे हो रहा है? कलकत्ता में। 25 वाला कहाँ हो रहा है? कानपुर में। और 1933 वाला कहाँ हो रहा है? कलकत्ता में। तो जैसा कि मैंने बताया कि 1900 जब कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ और उससे लेकर 1948 यानी आज़ादी के 1 साल बाद तक सिर्फ और सिर्फ 3 महिला ही कांग्रेस के अध्यक्ष बनी है। एक एनी बेसेंट 1917 में, उसके ठीक 8 साल बाद 1925 में सरोजिनी नायडू, और उसके ठीक 8 साल बाद 1933 में नलिनी सेनगुप्ता। तो रिदम है, रिदम को समझिए। 17 8 देंगे 25, 8 जोड़ेंगे 33। और जगह भी देखिए कैसा है, कलकत्ता, कानपुर, कलकत्ता। रिदम है, रिदम। रिदम को समझो, रिदम को समझ लोगे तो इतिहास में तारीखें बहुत आसानी से याद होगी। कलकत्ता, कानपुर, कलकत्ता। और देखिए महिला है, महिला लोग वैसे भी एकता कपूर का सीरियल बहुत देखती है, और एकता कपूर का जो भी धारावाहिक होता है उसका नाम देखिए सब को अक्षर से ही होता है। कहानी घर घर की, किस्मत अपनी, फूटी फूटी, जो भी है। 1917, 1925, 1933, कलकत्ता, कानपुर, कलकत्ता। और ये 1933 का अधिवेशन जो है जिसकी अध्यक्षता नलिनी सेनगुप्ता कर रही है, ये कांग्रेस का आखिरी अधिवेशन था आज़ादी के पहले जो कलकत्ता में हुआ। इसके बाद कलकत्ता में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ। और आप जानते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा तो 1885 से लेके 1948 तक सबसे ज्यादा अधिवेशन कांग्रेस का कलकत्ता में हुआ, 10 अधिवेशन। और आखिरी अधिवेशन यही 1933 वाला था जिसकी अध्यक्षता कौन कर रही थी? नलिनी सेनगुप्ता। तो इस तरह से चीज़ों को आप कनेक्ट करेंगे। अब आगे जब चैप्टर डिटेल में बताएंगे तब और डिटेल में बताएंगे चीज़ों को, तो चीज़ें आपको याद रहेंगी। अभी मैंने एक झलक दिखाया है। अब चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा देखते हैं अगले पेज पे चल के। तो गांधी जी से हो गया कि किस तरह से याद रखेंगे। अब आइए, 1857 अपना वहीं चल रहा है सेंटर पे। अब पूछ लिया जाता है कि पलासी का युद्ध कब हुआ। अब डायरेक्ट याद रखेंगे, भूलेंगे, इसीलिए मैंने कहा था सेंटर पे इसको रखिए। पलासी का युद्ध कब हुआ? कोई पूछे आपको, बताइए। पता नहीं, मुझे याद नहीं है, लेकिन इससे 100 साल पहले। कितना साल पहले? 100 साल पहले, यानी 1757 में क्या हो रहा है? पलासी का युद्ध हो रहा है, बैटल ऑफ पलासी। फिर पूछेगा बक्सर, याद नहीं है, लेकिन पलासी के 7 साल बाद हो रहा है बक्सर। तो पलासी में 7 जोड़ेंगे, 1764 में क्या हो रहा है? अपना बक्सर हो रहा है। और अक्सर पूछ लिया जाता है कि इलाहाबाद की संधि कब? तो बक्सर के 1 साल बाद हो रहा है इलाहाबाद की संधि। इस तरह से याद रखेंगे। अब देखिए, बहुत सारे सवाल में जो होता है ना, आंसर सवाल में ही छुपा रहता है। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको वहीं दिख जाएगा। पलासी का युद्ध हुआ, पूछ लिया जाता है कि पलासी का जब युद्ध हो रहा था उस समय बंगाल का नवाब कौन था? तो आंसर वहीं छुपा हुआ है। अब ऑप्शन दे देगा आपको सिराजुद्दौला, शाह सुजा, सुजाउद्दौला। और आप एग्जाम हॉल में कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे। सुजाउद्दौला था, सिराज था, शाह सुजा था, अली वर्दी खान था, मीर आलम था, मीर कासिम था, कौन था पता नहीं। देखिए 1757 पलासी हो रहा है। पलासी में लास्ट में देखिए क्या है? सी। तो नवाब कौन है बंगाल का? सिराजुद्दौला है नवाब पलासी के युद्ध के समय। अब पूछेगा सिराज के खिलाफ कौन था? तो सिराज का दुश्मन के नाम का राज उसके नाम में ही छुपा हुआ है, तो रॉबर्ट क्लाइव था इसके खिलाफ। और एक था मीर जाफर, जो बोले तो जाफर। तो पहले तो पलासी में सी देखेंगे तो बंगाल का नवाब कौन? सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला के खिलाफ कौन कौन है अंग्रेज की तरफ से? रॉबर्ट क्लाइव और एक मीर जाफर। तो कंफ्यूजन नहीं होगा आपको इस तरह से, अगर आप अपने खोपड़िया में बैठाएंगे चीजों को तो। अब आ जाइए बक्सर पे। बक्सर में लड़ रहा है मिका सासू के साथ, किसके खिलाफ? मुनरो के खिलाफ, फैक्टर मुनरो। ये है अंग्रेज का कमांडर मुनरो। मिका यानी मीर कासिम, शाह से शाह आलम सेकेंड, ये मुगल बादशाह है। और सू से सुजाउद्दौला, ये अवध का नवाब है। और इसी दोनों के साथ होगा इलाहाबाद की संधि। पैक्ट ऑफ इलाहाबाद किसके साथ होगा? शाह
आलम सेकेंड मुगल के साथ, और सुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था। तो इस तरह से आप चीज़ों को पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, चीज़ों को कनेक्ट करना आना चाहिए आपको इसी तरह से। अब ये समराइज करते हैं एक पेज पे। देखिए 1857 सेंट्रल में इसको रखने के लिए मैंने आपको बोला था, और 4-5 डेट ही याद रखना है। एक तो 1885 कांग्रेस का स्थापना, 1498 वास्को डी गामा का आना, 1915 महात्मा गांधी का भारत आना, 1947 देश की आज़ादी, और आपको मैंने क्या बताया है, और मैंने आपको बताया है पलासी 100 साल पहले 1757 से 100 साल पहले चल रहे हैं अपन। 1757 में क्या हो रहा है, पलासी, पलासी के बाद बक्सर, पहले पलासी हुआ बाद में बक्सर, और बक्सर से पहुंचेंगे इलाहाबाद की संधि पे, इलाहाबाद संधि पे पहुंच रहे हैं। तो इस तरह से चीज़ों को याद रखेंगे। यहाँ मैंने बताया था आपको कौन वास्को आया था, कहाँ आया था, केरल के तट पे। इसी साल मीराबाई का जन्म हो रहा है, इससे 100 साल बैक गए थे, यानी 1398 में कबीर का जन्म। और तैमूर का क्या हो रहा है, दिल्ली पे आक्रमण। उस समय दिल्ली पे किसका शासन, बेड लक किसका, तुगलक का। ठीक, इस तरह से याद रखेंगे। अब देखिए, अभी तो वो क्वेश्चन रिलेवेंट नहीं रहा, लेकिन मीराबाई चानू आप जानते हैं सिल्वर मेडल ओलंपिक में जीती थी। तो उस समय क्वेश्चन पूछ दिया जाता था कि मीराबाई चानू ने किस भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीता है। आप डायरेक्ट याद रखते भूल जाते, इसी मीराबाई से कनेक्ट करते। वास्को डी गामा जिस साल आया था भारत, उसी साल मीराबाई का जन्म हुआ, जो कृष्ण की भक्त थी। और मीराबाई चानू जो थी वो किस वर्ग में जीती थी सिल्वर मेडल, तो देखिए 1498 में वास्को डी गामा पहुंचा, 1498 में इस मीराबाई का जो कृष्ण की दीवानी थी उसका जन्म हुआ। इसी 1498 में शुरू के 1 को मिटा दीजिए और लास्ट के 8 को मिटा दीजिए, क्या बचा 49। तो 49 किलो वर्ग में मीराबाई चानू ने जीता था सिल्वर मेडल ओलंपिक में। ठीक, तो ये भी यहाँ से कनेक्ट हो गया। तो इस तरह से डाटा को आप अपने दिमाग में डालेंगे, डाटा लंबे समय तक एग्जाम हॉल तक आपका साथ निभाएगी। डाटा फैक्ट जो होता है ना, फैक्ट बहुत नाजुक होते हैं। फैक्ट आहिस्ता फेंको, फैक्ट बड़े नाजुक होते हैं, जिनको न हो याद फैक्ट वो एग्जाम हॉल में रोते हैं। तो इसीलिए फैक्ट को बहुत तमीज से दिमाग में बैठाना है। 1915 में गांधी जी, बताया मैंने, आया। गांधी जी का जन्म 1869 में। ठीक, और गांधी जी 1893 में अफ्रीका जा रहे हैं। गांधी जी ही नहीं जा रहे हैं, गांधी जी के साथ विवेकानंद जा रहे हैं शिकागो। मतलब साथ नहीं जा रहे हैं, उसी साल जा रहे हैं। और इसी साल 2 लोग आ रहे हैं, कौन, एनी बेसेंट, जो कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनेगी, और कई सारा मूवमेंट चलाएगी, स्वदेशी आंदोलन, ढेर सारा चीज़ चलेगा, वो देखा जाएगा जब डिटेल आएगा। तो ये एक झलक है ओवरऑल, इस चीज़ों को कैसे याद रखना है। और अरबिंदो घोष इंग्लैंड से पढ़ के लौट रहे हैं। गांधी जी के जन्म के 100 साल बाद मैंने आपको बताया 4-5 चीज़ें हो रही है। एक तो अपना इसरो बन रहा है, चांद पे जा रहा है 2 लोग अमेरिका का, नील आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन बज। और बैंकों का पहली बार नेशनलाइजेशन हो रहा है, और इकोनॉमिक्स का नोबेल इसी साल से मिलना शुरू हुआ, गांधी जी के जन्म के 100 साल बाद, यानी 1969 में। गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष कब बन रहे हैं, आने के 9 साल बाद। और गांधी जी के ठीक 1 साल बाद अध्यक्ष बन रही है सरोजनी नायडू। और 1917 में कौन अध्यक्ष थी, एनी बेसेंट। और 1933 में नलिनी सेन, 8 साल कांग्रेस की कुल 3 महिला अध्यक्ष बनी आज़ादी से पहले तक, और ये 3 है। 17 में एनी बेसेंट जो कि प्रथम महिला अध्यक्ष कांग्रेस की, गांधी जी के 1 साल बाद सरोजनी नायडू दूसरी महिला अध्यक्ष और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। और इसके ठीक 1 साल बाद नलिनी सेन, कहाँ पे, कलकत्ता में। रिदम है कलकत्ता, कानपुर, कलकत्ता। इस तरह से आपको अपने दिमाग में बैठाना है फैक्ट को। 1947 बहमनी साम्राज्य से 6 साल पहले धुआं यानी 1347 में डिस्ट्रॉय हो गया था। तो इस तरह से ये फैक्ट आप याद रखेंगे। 1885 कांग्रेस का स्थापना, इससे 1 साल बड़े हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार के विभूति हैं और देश के प्रथम राष्ट्रपति, अजात शत्रु के नाम से जाने गए। कब, 3/12/1884 को इनका जन्म हुआ। और इनके जन्म के ठीक 100 साल बाद भोपाल में हो रहा है भोपाल गैस ट्रेजेडी। यूनियन कार्बाइड के फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक होता है, और ये लाखों हजारों लोगों की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए तबाह कर देता है। और इसी पे बनी है द रेलवे मैन वेब सीरीज, जिसमें इरफान खान का बेटा बाबिल खान एक्टिंग किया है, के मेनन है। जिनको देखना है देख लेंगे, बहुत अच्छी वेब सीरीज है। ठीक, और ये पलासी, बक्सर, इलाहाबाद हो ही गया। तो इतिहास में चीज़ों को आप ऐसे कनेक्ट करेंगे तो चीज़ लंबे समय तक आपके साथ चलेगी। और जब डिटेल पढ़ेंगे चैप्टर में तो वहाँ चीज़ों को आपको और दिखाएंगे किस तरह से हम कर सकते हैं। फिलहाल तो इतना ही हाल है, ये एक झलक है। अब चलिए, यहाँ आ ही गए हैं तो एक ज्योग्राफी का चीज़ कर लें। 1893 में स्वामी विवेकानंद जा रहे थे कहाँ, शिकागो।
कहाँ जा रहे थे? शिकागो। और इस समय इनकी आयु 30 साल, तो यानी 1863 में जन्म हो रहा है, यानी गांधी जी से 6 साल बड़े कौन है? स्वामी विवेकानंद। ये गए शिकागो। शिकागो है कहाँ पे? शिकागो यहाँ पे है। यहाँ पे 5 झील मिलेगा कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पे। कहाँ? कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पे 5 झील है, लेक्स है, 5 लेक्स, और ये पांचों लेक इंटरकनेक्टेड है, एक ही साथ है। तो पांचों झील को याद करने का तरीका है, एक कोड वर्ड है अपना। कोड वर्ड क्या है? होम्स। कहेगा कि अमेरिका के ग्रेट लेक्स कौन कौन है? महान झील या बृहद झील हिंदी में बोलते हैं। होम्स, एच से हुरॉन, ओ से ओंटारियो, एम से मिशिगन, ई से इरी, एस से सुपेरियर। अब देखिए, इसी मिशिगन झील के किनारे है शिकागो शहर। कौन सा शहर है? शिकागो शहर। और यहीं पे भाषण देने गए कौन? स्वामी विवेकानंद। कब? 1893 में। ये हुरॉन झील है। हुरॉन झील और सुपेरियर झील को कनेक्ट करता है एक नहर, कैनाल। उस कैनाल का क्या नाम है? सू कैनाल या सू नहर। ठीक। और ओंटारियो और इरी को कनेक्ट करता है एक नहर जिसका नाम है वेलेंड। वेलेंड कैनाल। क्या नाम है? वेलेंड कैनाल। और एक शहर है कनाडा का, टोरंटो। कौन सा शहर है? टोरंटो। अब बोलेगा कि टोरंटो शहर किस झील के किनारे है, तो उसका उत्तर वहीं पे है। देखिए, टोरंटो में क्या है? ओ ही ओ। तो टोरंटो है ओंटारियो झील के किनारे। किस झील के किनारे? ओंटारियो। मिशिगन के किनारे शिकागो, शिकागो, तो शिकागो। और एक शहर है अमेरिका का, डेट्रॉइट। ऑटोमोबाइल के लिए काफी फेमस सिटी है। कौन सा? डेट्रॉइट। डेट्रॉइट। बोलेगा डेट्रॉइट किस लेक के किनारे है, किस झील के किनारे है? ये भी इसी के नाम में छिपा हुआ। डी के आगे ई है, इरी झील। कहाँ पे? इरी झील। तो इस तरह से आप याद रखेंगे, ऐसे कनेक्ट करना सीख लेंगे तो चीजें लंबे समय तक आपके दिमाग में रहेगी, आप भूलेंगे नहीं चीजों को। तो ये तो टेलर है, मैंने एक झलक दिखाया है कि चीजों को कैसे कनेक्ट करना है। क्या होता है ना कि वनडे एग्जाम में फैक्ट ही फैक्ट रटना पड़ता है, लेकिन फैक्ट को अगर आप तमीज से रटेंगे, अच्छे से रटेंगे, तो फैक्ट आपके दिमाग में, खोपड़िया में, एग्जाम हॉल तक आपके साथ जाएगी। आप आंख मूंद के रटेंगे तो चीज भूल जाएंगे। तो ये खुराफात करना आप सीख जाइए, उत्तर को जो है प्रश्न के अंदर ही खोजना सीख जाएंगे, तो आप फैक्ट को भी अपने दिमाग में लोड करना सीख जाएंगे। अब दिमाग का भी तो कैपेसिटी है ना, क्रेनियल कैपेसिटी है, कितना चीज याद रखिएगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि चीजों को कनेक्शन में याद करना है, कनेक्ट करके याद रखेंगे तो चीज आपके साथ लंबे समय तक टिकेगी। आप आंख मूंद के बनैया सुगर की तरह रटेंगे चीजों को तो आप भूल जाएंगे। तो मैं आपको बनाना चाहता हूँ खुराफाती। जितना भी एक्सपीरियंस है, मेरा अनुभव है, सबको मैं निचोड़ रूप में दे दूंगा। ये तो एक झलक दिखाया। तो क्रक्स में जान लीजिएगा, अगर आपको फैक्ट याद रखना है जीएस में, जीके जीएस स्टैटिक को अगर अच्छा करना है, तो उसका एक ही उपाय है। सबसे पहले वर्ल्ड मैप आपके खोपड़िया में, देश दुनिया का नक्शा नाचते रहना चाहिए हमेशा। अगर आपको आपके सामने खाली दीवार है तो आपको पता होना चाहिए कि मान लो खाली दीवार है, यहीं पे दुनिया का नक्शा नाच रहा है, तो आपको पता होना चाहिए इधर अमेरिका है, इधर नीचे आएंगे तो ऑस्ट्रेलिया है, उसके बगल में न्यूजीलैंड है, इंडिया है, इंडिया के ऊपर में चाइना है, रसिया है, इधर ये दक्षिण अमेरिका है, ब्राजील इधर होगा, अर्जेंटीना इधर होगा, अमेरिका यहाँ, इधर कनाडा है, ग्रीनलैंड, आइसलैंड इधर है। तो ये सब एक प्रिंट दिमाग में, एक नक्शा छपा हुआ हमेशा डोलते रहना चाहिए। अगर आपको मैप सही है आपका, तो जैसा कि आपको मैंने दिखाया है शुरू में ही, अगर आपका मैप पे पकड़ है तो आप हिस्ट्री अच्छा कर लेंगे, ज्योग्राफी अच्छा कर पाएंगे, करंट अफेयर में भी आपको चीज़ें समझ आएगी, पॉलिटिकल और इंटरनेशनल रिलेशन में भी चीज़ आपको समझ आएगी। तो इसीलिए मैप अच्छा करना जरूरी है। करेंगे हिस्ट्री में मैंने आपको जैसा कि अभी दिखा दिया है कि चीज़ों को कैसे कनेक्ट करते हैं। तो आप अपने खोपड़िया में ये बात बैठा लीजिए कि देश दुनिया का नक्शा जो है दिमाग में हमेशा डोलते रहना चाहिए। देश दुनिया का नक्शा डोलेगा तो एग्जाम हॉल में कलम आपका बम बम बोलेगा। और याद करना चीज़ें, फैक्ट याद करना आपके लिए आसान होगा। अगर आप इस ढंग से नहीं पढ़ेंगे, आंख मूंद के फैक्ट रटेंगे, तो आप एग्जाम के रेस से बाहर हो जाएंगे। और जीएस को पढ़ने का, याद करने का, फैक्ट को याद करने का और करंट अफेयर को भी याद करने का, याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि देश दुनिया का नक्शा आपके दिमाग में डोलते रहना चाहिए हमेशा। तो इस तरह से आप चलेंगे तो आप फायदे में रहेंगे, मेरी बात मानेंगे, फायदे में रहेंगे। देश दुनिया का नक्शा आपके दीवार पे चिपका हुआ होना चाहिए। जिसके दीवार पे होगा देश दुनिया का नक्शा, सरकारी सैलरी से महकेगा उसी का बक्सा। तो इस बात को ध्यान में रखिए। बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। हिस्ट्री जब तक आप कनेक्ट करेंगे नहीं चीज़ों को, जैसा मैंने अभी बताया कि चीज़ों को कैसे कनेक्ट करना है, जब डिटेल हिस्ट्री बताएंगे शुरू से, तो और बहुत ही शानदार ढंग से चीज़ें, कोड क्रक्स जो भी है आएगा, शॉर्ट नोट्स भी सिंपल फॉर्मेट में मिलेगा। बहुत भाषा लच्छेदार नहीं बनाना है। एग्जाम आपका कोई भी होगा, वनडे पीसीएस का हो, जैसे बीपीएससी, यूपी पीसीएस या एसएससी या और कोई भी एग्जाम है वनडे,
तो एक ही बार पढ़िए, सस्ता इलाज के चक्कर में मत रहिए, महँगा इलाज कीजिए। ये नहीं कि मैराथन क्लास देख रहे हैं किसी का, मैराथन से कभी भला नहीं होने वाला है। मैराथन उसी को समझ में आएगा जिसने डिटेल से चीज़ों को एक बार कर रखा है। एक बार कर लीजिए तमीज़ से चीज़ों को, एक बार चीज़ें आ गई हाथ में, फिर एग्ज़ाम कोई भी हो, चीज़ वही हर जगह वही पूछा जाता है, वही बाबर, वही अकबर होते रहता है। और बाबर अकबर का भी कोड बताएँगे कौन-कौन था, औरंगज़ेब के बाद वाला को याद करने में तो काफ़ी दिक्कत होता है, तो उसको भी बताया जाएगा। जब वो जगह आएगा तो वहाँ बताया जाएगा। फिलहाल के लिए आज इतना ही रखते हैं और देखते हैं आगे अगले लेक्चर में क्या करते हैं। चलिए, जय हिंद।